12 अगस्त 1997। मुंबई की वह सुबह आज भी लोगों के दिलों को कंपा देती है। खबर इतनी हैरान कर देने वाली थी कि जब टीवी और अखबारों पर चली तो एक पल को लगा जैसे ये कोई अफवाह हो। बॉलीवुड वाले तो बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा सच में हो सकता है। उस दिन सुबह करीब 10 बजे टी सीरीज के फाउंडर और लाखों दिलों के चहेते गुलशन कुमार हमेशा की तरह मंदिर में पूजा करने पहुंचे। माहौल बिल्कुल शांत था। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि कुछ ही मिनट बाद सब कुछ बदल जाएगा। मंदिर से लगे धूप छाया अपार्टमेंट के पास का नजारा उस वक्त किसी को नहीं पता था। वहां के सामने एक छोटी सी नाई की दुकान थी और उसी दुकान पर 3 ऐसे लोग बैठे थे जो मौत बनकर आए थे। कहा जाता है कि ये सब दाऊद इब्राहिम के इशारे पर वहां छिपकर इंतजार कर रहे थे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 10:15 हुए और गुलशन कुमार पूजा खत्म कर मंदिर से बाहर निकले। वो अपनी कार की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक एक शूटर उनके सामने आया। पिस्तौल सीधी कनपटी पर तानी और बेहद ठंडे लहजे में कहा, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर कर लेना। ये सुनते ही जैसे वक्त थम गया। वहां खड़े लोगों की रूह कांप गई और अगले ही पल गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे इलाके को हिला दिया। तीनों शूटरों ने मिलकर 16 गोलियां बरसा दी। कुछ सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और सड़क पर खून से लथपथ लोग पड़े थे। हिंदुस्तान की संगीत दुनिया का सबसे बड़ा सितारा उस काली सुबह के बाद हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, आखिर गुलशन कुमार को क्यों मारा गया? उनका कसूर क्या था? लोग टूट चुके थे, परिवार सदमे में था और पूरी फिल्म इंडस्ट्री गहरी खामोशी में डूब गई थी। आज भी जब ये हादसा याद आता है तो रूह कांप उठती है। 1951 में दिल्ली की एक पंजाबी फैमिली में जन्म हुआ एक ऐसे इंसान का जिसने आगे चलकर पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल दी। नाम था गुलशन कुमार। बचपन से ही हालात ने उन्हें सिखा दिया था कि मेहनत ही जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। छोटी उम्र में ही वह अपने पिता की जूस की दुकान पर खड़े होकर हाथ बटाने लगे थे। अमीरी तो उनके हिस्से में आई ही नहीं थी, बल्कि घर चलाने और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी जल्दी ही कंधों पर आ गई थी। गुलशन कुमार को शुरू से ही समझ आ गया था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने एक कैसेट शॉप खोली जहां दूसरी कंपनियों के गाने बेचा करते थे। यहीं से उन्हें आइडिया मिला, क्यों ना अपनी खुद की कंपनी शुरू की जाए, और फिर उन्होंने बनाई सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंपनी के गाने खुद रिलीज करने शुरू किए और वो बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि नोएडा की सबसे पहली कमर्शियल बिल्डिंग उन्हीं की कंपनी की वजह से बनी। गुलशन कुमार भगवान शिव और मां अंबे के बेहद बड़े भक्त थे। 1983 में जब उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर टी सीरीज रखा तो उसमें टी का मतलब त्रिशूल था। उनकी धार्मिक आस्था इतनी गहरी थी कि उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर में भंडारा शुरू करवाया, जो आज भी उनके नाम से चलता है। इतना ही नहीं, रास्ते में कोई पिंजरे में बंद परिंदे मिलते तो खरीद कर आजाद कर देते और अगर कोई जानवर मर जाता तो खुद उसके शव को दफनाते। यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि सोने के दिल वाला इंसान कहते थे। लेकिन किस्मत के पन्नों में उनके लिए कुछ और ही लिखा था। म्यूजिक इंडस्ट्री में कई लोगों को उन्होंने मौका दिया। अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, कुमार सानू और यहाँ तक कि उस वक्त के उभरते हुए म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण। खासकर फिल्म आशिकी जो 1990 में आई थी, उसके गानों ने म्यूजिक का पूरा इतिहास बदल दिया। 20 मिलियन से ज्यादा कैसेट बिके और उसके बाद टी सीरीज की पहचान नदीम श्रवण के म्यूजिक से जुड़ गई। धीरे धीरे नदीम की ख्वाहिश बढ़ी कि वो सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर ही नहीं बल्कि सिंगर भी बने। लेकिन यहाँ पर दिक्कत थी, उनकी आवाज उतनी दमदार नहीं थी। गुलशन कुमार ने एक दिन समझाते हुए कहा, देखो नदीम, तुम कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हो पर गाना तुम्हारे बस की बात नहीं। म्यूजिक पर ध्यान दो, वही तुम्हें आसमान तक ले जाएगा। मगर नदीम ने इस बात को दिल पर ले लिया। उसे लगा कि गुलशन कुमार उसकी सिंगिंग को दबाना चाहते हैं। यहाँ से दोनों के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। गुलशन कुमार और नदीम की दोस्ती शुरू में काफी गहरी थी। इसी वजह से गुलशन कुमार ने नदीम के कुछ गाने जैसे हाय अजनबी प्रमोट करने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि उन्हें अंदाजा था, इन गानों पर लोगों का कोई खास रिस्पांस नहीं आया और एल्बम पूरी तरह फ्लॉप हो गई। इससे कंपनी को बड़ा घाटा झेलना पड़ा। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि गुलशन कुमार ने साफ कह दिया, अब मैं तुम्हारे गानों को और प्रमोट नहीं कर सकता। मिड 90s तक आते आते टी सीरीज इतनी बड़ी ताकत बन चुकी थी कि हिंदुस्तान में रिलीज होने वाले गानों में से लगभग 65 गानों के राइट्स सिर्फ इसी कंपनी के पास होते थे। उस वक्त सच्चाई ये थी
कि अगर टी सीरीज किसी एल्बम को हाथ नहीं लगाता था तो उसके हिट होने के चांसेस लगभग शून्य हो जाते थे। यही बात नदीम को भीतर तक खटक गई। उसे लगने लगा कि ना तो गुलशन कुमार उसे काम दे रहे हैं और ना ही उसके गानों को प्रमोट कर रहे हैं। अंदर ही अंदर वह इस कड़वाहट को अपने दिल में पालता रहा और फिर इसी गुस्से और बदले की भावना में उसने वह खतरनाक फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नदीम ने गुलशन कुमार को खत्म करने की ठानी और इसके लिए उसने सुपारी दी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को। अब आप ध्यान से सुनिए, दाऊद इब्राहिम जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक और मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन माना जाता है, इस धंधे में उसका सबसे बड़ा सपोर्टर उसका भाई अनीस इब्राहिम था और बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन में सबसे ताकतवर नाम उसके राइट हैंड अब्बू सलीम का था। मई 1997 में दुबई के एक होटल में गुलशन कुमार की हत्या की साजिश रची गई। उस मीटिंग में मौजूद थे म्यूजिक डायरेक्टर नदीम, दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम और अब्बू सलीम। नदीम ने वहां अपने गिले शिकवे रखते हुए कहा, गुलशन कुमार ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब्बू सलीम ने यह सौदा फौरन स्वीकार किया। उसने 25 लाख रुपए टोकन मनी लेकर कहा, चिंता मत कर, गुलशन कुमार का काम जल्द ही तमाम कर दूंगा। अब्बू सलीम को यह डील फायदे का सौदा लगी। वजह यह थी कि अगर वह म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े शख्स को मार देगा तो अंडरवर्ल्ड में उसकी धाक और बढ़ जाएगी। इसलिए उसने इस मिशन को पूरी तरह फुल प्रूफ बनाने का प्लान बनाया। गुलशन कुमार की जिंदगी की हर छोटी बड़ी डिटेल निकलवाई गई। वो कब खाना खाते हैं, कब उठते हैं, कहाँ जाते हैं, यहाँ तक कि कब टॉयलेट जाते हैं। ये सारी जानकारी माय नेम इज अबू सलीम नाम की किताब में दर्ज है। इस किताब को उस वक्त के मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एस हुसैन जैदी ने लिखा था। अबू सलीम मानो किसी साइकोपैथ की तरह गुलशन कुमार के पीछे पड़ चुका था। 5 अगस्त 1997 को उसने पहली बार गुलशन कुमार को कॉल किया। उस कॉल में उसने चौंकाने वाली मांग रखी, 10 खोखा चाहिए, यानी पूरे 1 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, उसने ताना भी मारा कि गुलशन कुमार आखिर नदीम के गानों को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसे ब्लैकमेल कॉल पुलिस तक तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही थी। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार ने लाख समझाया कि भाई पुलिस को बता दो, ये मामला छोटा नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है कि गुलशन कुमार ने इस फिरौती वाली बात को पुलिस से छिपा लिया। 9 अगस्त को फिर अब्बू सलीम का फोन आया। उसने दोबारा वही धमकी दी और फिरौती मांगी। इस बार गुलशन कुमार ने बिल्कुल अलग अंदाज में जवाब दिया, तुम्हें पैसे देने से अच्छा है कि मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूं। यही बात अब्बू सलीम को सीधे उसके अहंकार पर लगी। उसे समझ आ गया कि गुलशन कुमार किसी भी हाल में उसके सामने झुकने वाले नहीं हैं। और जब एक बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन पब्लिकली इग्नोर होता है तो उसका गुस्सा दुगना हो जाता है। अब्बू सलीम का ईगो हर्ट हो चुका था और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ बन गया। इसके बाद उसने गुलशन कुमार के पूरे शेड्यूल की बारीकी से जांच करवाई। कौन से वक्त पर वो उठते हैं, कब खाना खाते हैं, कब मंदिर जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी हर रोज की छोटी छोटी आदतें भी ट्रैक करवाई गईं। फिर अब्बू सलीम ने सही मौका चुन लिया जब उसके शूटर आसानी से वार कर सकते थे और बिना पकड़े भाग भी निकलेंगे। इससे पहले कि हम उस दिन की पूरी घटना पर आएं, आपको कुछ जगहों के बारे में साफ साफ समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले गुलशन कुमार का घर जो मुंबई के लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में था। दूसरा, जितेश्वर महादेव मंदिर जहां गुलशन कुमार रोज पूजा करने जाया करते थे। और तीसरा, कूपर हॉस्पिटल जहां गोलियां लगने के बाद उन्हें तुरंत ले जाया गया था। अब तिथियों की स्पष्टता भी समझ लो। पहली धमकी का कॉल आया 5 अगस्त 1997 को, दूसरी धमकी मिली 9 अगस्त 1997 को और आखिरी सबसे बड़ा हमला हुआ 12 अगस्त 1997 को। वही दिन जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। मंगलवार का दिन था। सुबह बाकी दिनों की तरह ही गुलशन कुमार अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने सफेद कुर्ता और सफेद चप्पल पहनी थी। रोज की तरह पूजा करने का इरादा था, इसलिए घर से निकले और अपनी मराठी कार में ड्राइवर रूपलाल सरोज के साथ जितेश्वर महादेव मंदिर की ओर बढ़ गए। ठीक सुबह 10 बजे उनकी गाड़ी मंदिर के बाहर आकर रुकी। रोज की तरह रूपलाल ने कार को मंदिर से करीब 6 फीट दूर धूप छाया अपार्टमेंट के सामने पार्क किया। गुलशन कुमार शांत भाव से गाड़ी से उतरे और मंदिर की ओर बढ़ गए। 15 मिनट पूजा में बिताने के बाद जब वह बाहर लौटे तो हमेशा की तरह ड्राइवर रूपलाल ने उनके हाथ से पूजा की थाली ले ली। लेकिन उस दिन हालात कुछ और ही लिखे थे। सामने सड़क पार नाई की दुकान पर 3 लोग बैठे थे। अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, अब्दुल राशिद और अनिल शर्मा। ये तीनों अबू सलीम के भेजे हुए शूटर थे और कई दिनों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गुलशन कुमार अपनी कार की ओर बढ़े, अब्दुल रऊफ ने पीछे से उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी और ठंडी आवाज में बोला, बहुत कर ली पूजा,
अब मरने के बाद करना। गुलशन कुमार कुछ समझ पाते इससे पहले ही गोली चली और उनके सिर को छूती हुई निकल गई। घबराहट में वह भागते हुए पास के एक सार्वजनिक शौचालय की ओर जाने लगे, लेकिन अचानक उनका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़े। उसी वक्त अब्दुल रऊफ ने उन पर 3 और गोलियां चला दी जो सीधे उनकी पीठ में लगी। खून से लथपथ होने के बावजूद गुलशन कुमार ने हार नहीं मानी। वो खुद को घसीटते हुए उठने की कोशिश करते रहे। दीवार का सहारा लेकर जैसे तैसे खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर जवाब दे रहा था। उधर शूटर भी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। ड्राइवर रूपलाल ये सब देख रहा था। हिम्मत जुटाकर उसने गुलशन कुमार की रक्षा करने की कोशिश की, यहाँ तक कि पूजा का कलश उठाकर अब्दुल रऊफ पर फेंक दिया, लेकिन रऊफ ने पलटकर उस पर गोलियां दाग दी और रूपलाल के दोनों पैरों में गोली मारकर उसे वहीं गिरा दिया। सबसे दिल दहला देने वाला दृश्य तो तब सामने आया जब 3 गोलियां लगने के बाद भी गुलशन कुमार पास के घरों की ओर हाथ जोड़कर मदद मांगते रहे। बचाओ, दरवाजा खोलो, उनकी आवाज गूंज रही थी। लेकिन अफसोस, लोगों ने खौफ के मारे अपने गेट बंद कर लिए और कोई बाहर नहीं निकला। जरा सोचो, एक फिल्मी सीन की तरह माहौल है। ऊपर देवी माँ की फोटो टंगी हुई है, वहीं मंदिर जिसे गुलशन कुमार ने अपने हाथों से रिनोवेट करवाया था। लेकिन किसे पता था कि उसी पवित्र जगह के बाहर उनकी जिंदगी का इतना खौफनाक अंत लिखा होगा। जैसे ही अब्दुल रऊफ, अब्दुल राशिद और अनिल शर्मा ने उन पर गोलियों की बरसात शुरू की, पूरा इलाका दहल गया। कुल 12 गोलियां चलीं और हर एक गोली के साथ वहां मौजूद हवा भी जैसे कांप उठी। उस वक्त सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि दूर बैठा अब्बू सलीम फोन पर गुलशन कुमार की चीखें लाइव सुन रहा था। ये जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनकी मौत का वह भयानक पल सिर्फ वहां मौजूद लोगों ने ही नहीं, बल्कि सलीम ने भी अपने कानों से सुना। जैसे ही सब खत्म हुआ, अब्दुल रऊफ पास खड़ी एक टैक्सी में से ड्राइवर को बालों से खींचकर बाहर फेंक देता है। फिर तीनों शूटर उसी टैक्सी में बैठते हैं और वर्सोवा लिंक रोड की ओर फरार हो जाते हैं। इतने बड़े हत्याकांड के बीच मदद करने की हिम्मत सिर्फ 2 लोगों ने जुटाई, मंदिर के पुजारी रामचंद्र लवांगे और राजेश जौहरी। उन्होंने तुरंत गुलशन कुमार और उनके घायल ड्राइवर रूपलाल को कार में डाला और कूपर हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़े। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन गोलियां उनके शरीर के अहम हिस्सों में लग चुकी थीं। लाख जतन के बावजूद उन्हें बचाया न जा सका। अगले ही दिन उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली ले जाया गया। उस वक्त सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, पूरा भारत सदमे में था। आखिर जिसने भक्ति के इतने हिट भजन दिए, जिसने टी सीरीज जैसा साम्राज्य खड़ा किया, उसकी हत्या इतनी बेरहमी से हो गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि महाराष्ट्र के डीजीपी राकेश मारिया को इस हत्या की खबर पहले ही खबरी से मिल चुकी थी, फिर भी कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्या पुलिस भी अंडरवर्ल्ड के खौफ में जी रही थी? वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे हकीकत सामने आने लगी। साल 2001 में अब्दुल रऊफ को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। उसी साल ट्रायल शुरू हुआ जिसमें 19 लोगों पर केस चला, लेकिन सबूतों की कमी के चलते ज्यादातर लोग बरी हो गए। सिर्फ अब्दुल रऊफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दूसरी ओर म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी हत्या के तुरंत बाद लंदन भाग गए और आज तक वापस नहीं आए। रिपोर्ट्स की माने तो जिन 19 लोगों पर चार्ज लगाया गया, उनमें से एक नाम टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का भी सामने आया। कहा गया कि उन्होंने ही गुलशन कुमार की सुपारी दी थी ताकि टी सीरीज को खत्म किया जा सके। हालांकि ये साबित नहीं किया जा सका। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गुलशन कुमार हमेशा हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते थे और यही वजह बनी उनकी हत्या की, मगर इसका भी कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड और दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ अब्बू सलीम आखिरकार पुर्तगाल से गिरफ्तार हुआ और आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। वहीं कई इंटरव्यू में नदीम सैफी अपनी सफाई देते रहे, यहाँ से गया नहीं, मैं ये जो एक गलत बात लोगों में है वो एक गलत जहन में, मैं वहां से कभी गया ही नहीं। मैं तो लंदन में छुट्टियों के लिए आया हुआ था, आप समझ गए? मैं तो लंदन में ही था। मैं कभी वहां से जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, मैं उस वक्त लंदन में ही था। लेकिन सच्चाई ये है कि उस काली सुबह ने भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। गुलशन कुमार का नाम हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ संगीत नहीं दिया, बल्कि भक्ति को लोगों के दिल तक पहुंचाया